Hello students, welcome to my channel Global Education. So here's the lecture 4th for the topic electrochemistry. Nernst equation for electrode potential. तो आज हम नर्स्ट इक्वेशन करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, और इसके आने के चांसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर में। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन जो है हमारी 1 मोलैरिटी से अलग है और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन से अलग है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके निकालते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन होती है किसी भी रिएक्शन की, वो क्या है, Mn पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m, यानी कि मेटल। नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन एम कंसनट्रेशन बाय में Mn पॉजिटिव कंसनट्रेशन, जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा गिवन कंडीशन में। E नोट जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, और F जो है वो 1 फराडे, जो किसके इक्वल है, 96500 कूलाम के इक्वल। N जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। प्योर सॉलिड लिक्विड गैस के लिए 1 atm प्रेशर पे मोलर कंसंट्रेशन हम हमेशा 1 लेते हैं, मतलब यूनिटी में होती है। तो M जब हमारे पास 1 है, इसी को हम वैल्यू को रख देंगे नर्स्ट इक्वेशन में, तो वहाँ से क्या आएगा, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन 1 बाय में Mn पॉजिटिव। जब भी हम नेचुरल लॉगरिथम यानी ln को कन्वर्ट करते हैं लॉग के अंदर बेस 10 वैल्यू में, तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2.303 विच इज़ फिक्स्ड वैल्यू। तो उसको हम रखेंगे तो क्या आएगा, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ln जो था यहाँ पे लॉग में कन्वर्ट हो गया वैल्यू डालते ही, और फिर क्या लिखोगे, लॉग 1 बाई Mn पॉजिटिव। अगर तुम इनकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हो R की T की, तो हमारे पास क्या आता है, R की वैल्यू फिक्स होती है बच्चों 8.314 जूल किलो मोल। F जो है वो किसके इक्वल होता है, 9655 कूलाम ज़ीरो के, और T जो है टेम्परेचर यानी वो 298 केल्विन के इक्वल रहेगा। जब इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन में पुटअप करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय में n log 1 बाय Mn पॉजिटिव। तो ये नर्स्ट इक्वेशन होती है जिसको लगा के हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड है नर्स्ट इक्वेशन EMF के लिए। अभी हमने की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, अब हम करेंगे EMF के लिए। EMF के लिए पता करने के लिए क्या है, डैनियल सेल का एग्जांपल ले लो, जो हमने स्टार्टिंग में जिंक और कॉपर का लिया था। जिंक पे क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, Zn2 पॉजिटिव आ जाएगा और Cu2 पॉजिटिव से Cu बन जाएगा रिडक्शन होके। तो इसमें क्या करोगे, एनोड और कैथोड के लिए अलग से नर्स्ट इक्वेशन जो है वो लिख दोगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी एल एन वाला। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, एनोड और कैथोड लिखना है। एनोड के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले मेटल लिखते हैं फिर आयन लिखते हैं, ये हम सेल रिप्रेजेंटेशन टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, E Zn2 पॉजिटिव Zn इक्वल्स टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn प्लस आर टी बाई 2F। 2F क्यों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है इसीलिए। Ln Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि एनोड की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कैथोड में क्या करोगे, Cu2 पॉजिटिव लिख दोगे, E Cu2 पॉजिटिव Cu इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu प्लस आर टी बाई 2F Ln Cu2 पॉजिटिव। ई सेल जो है अब वो कैसे निकालोगे, कैथोड माइनस एनोड करके। तो ई जो है कैथोड का E Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E Zn2 पॉजिटिव Zn, एनोड के लिए जो था उसको माइनस कर दिया। तो वहाँ से हमारी इक्वेशन पुटअप करके क्या आएगी, E नॉट
Cu2 पॉजिटिव Cu प्लस RT/2F ln Cu2 पॉजिटिव, जो क्या है E कैथोड है, माइनस में ऐसे ही क्या करोगे E एनोड का कर दोगे, तो वहाँ से क्या आएगा E Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव Zn, इन दोनों को अलग रख लोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, प्लस जो कांस्टेंट थे उनको एक साइड ले जाओगे, RT बाय में 2F ln Cu2 पॉजिटिव बाय में Zn2 पॉजिटिव, तो वहाँ से इक्वेशन क्या आएगी E0 सेल माइनस RT/2F ln Zn2 पॉजिटिव बाय में Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन क्या कर दी, रिवर्स में कर दी, रेसिप्रोकल जो है वो लिख दिया, इसीलिए साइन भी चेंज हो गया, कन्वेंशन जो है माइनस में आ गया। अब सेम यहाँ पे ln जो है नेचुरल लॉगरिथम, यानी उसको बेस 10 की वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे और r और ft की वैल्यू तीनों की पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाय में 2 log Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव। तो ऐसे ही कोई भी रिएक्शन हमें दी गई है अगर A प्लस बी, जिसके A मोल्स हैं और B मोल्स हैं, और प्रोडक्ट जो है क्या दे रहा है X प्लस Y जो है वो दे रहा है X मोल और Y मोल करके, तो उसके लिए इक्वेशन क्या लिख दोगे नॉर्मल से, जनरल रिप्रेजेंटेशन में E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT/NF ln, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट लिखते हैं तो X कंसंट्रेशन ऑफ X मोल्स, Y कंसंट्रेशन ऑफ Y मोल्स, बाय में जो रिएक्टेंट है AB कंसंट्रेशन ऑफ A मोल्स एंड B मोल्स, ये रहेगा हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन EMF का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, अब हमने डेनियल सेल ली थी, पहले एनोड में क्या लिखते हो मेटल लिखते हो, वर्टिकल लाइन लगा देते हो उसके बीच में, फिर डबल जो है वो सॉल्ट के लिए, जैसे ही हम क्या करते हैं सेल को यूज़ अप करते हैं तो EMF जो है वो कम होती रहेगी, एक स्टेज ऐसी आएगी EMF कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी, कब, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम जो है इक्वल हो गई दो इलेक्ट्रोड्स की, तो उसके बाद क्या होता है EMF ज़ीरो होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम नर्स्ट इक्वेशन में जब डालेंगे, यानी कि EMF जो है वो ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा 0 इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव, log Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव, ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गई थी, Kc बोला था तो इसको हम क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ log Kc लिख देंगे, तो हमारी रिएक्शन जो है वो क्या आएगी E0 सेल माइनस 0.059 बाई n log Kc, कितने टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे, तो इससे हम EMFs जो है वो पता करके Kc जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Kc की जो वैल्यू है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आती है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी, हमारे पास पूरी होगी। गिब्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है और प्रोडक्ट EMF का, तो माइनस डेल जी जो है वो किसके इक्वल होगी, W के इक्वल होगी, यानी वर्क डन जो किसके इक्वल होगा NF E0 सेल, और E0 सेल हमने अभी किसके इक्वल निकाला है RT/NF ln Kc के इक्वल, तो इस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे इसके अंदर पुटअप कर देंगे, तो वहाँ से क्या आएगा माइनस डेल जी इज इक्वल टू NF RT/NF ln Kc, NF वहाँ से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kc, और RT की वैल्यू जब लिखते हैं हम ln को log में कन्वर्ट करके तो क्या आएगा माइनस 2.303 log Kc। उसके बाद है सेल्स क्या होते हैं, कोई भी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। 3 टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल।
प्राइमरी सेल क्या होंगे, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन, सेल में रिडॉक्स रिएक्शन तो नॉर्मली सब में होगी, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन जिन सेल्स में सिर्फ एक बार हो और उन सेल्स को दोबारा यूज़अप नहीं कर सकते, उनको बोलेंगे ड्राई सेल या मरकरी सेल, क्योंकि वो डेड हो जाते हैं कुछ टाइम बाद एक बार यूज़अप होते ही। इसमें एग्जाम्पल क्या रहेंगे, ड्राई सेल, मरकरी सेल। ड्राई सेल क्या होती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है लैक्लेंशी सेल की। ड्राई सेल का एग्जाम्पल है लैक्लेंशी सेल, जिसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है जो कि जिंक का बना होगा, एनोड का काम करेगा। एक ग्रेफाइट की रोड होगी सेंटर्स में जो कैथोड का काम करेगी। जिंक कंटेनर जो है डायग्राम में देखो NH4Cl और ZnCl2 पेस्ट के टच में है। ग्रेफाइट रोड जो है उसके पास क्या होगा, पाउडर होगा आसपास जो कि MnO2 और कार्बन से है। ग्रेफाइट रोड जो है उसको मेटल कैप से फिट कर देते हैं और ऊपर से सील कर दोगे टॉप से। जिंक का जो कंटेनर है कॉर्नर से क्या करोगे, उसको साइड से कार्डबोर्ड से अटैच कर दोगे ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए, एटमॉस्फेयर से ख़राब ना हो। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या रिएक्शन होगी एनोड पे, Zn इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा जो कैथोड पे रिएक्शन होगी वहाँ क्या होगा, MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो क्या बनाएगा Mn2O3 प्लस NH3 प्लस H2O। NH3 यहाँ पे क्या होता है, गैस की फॉर्म में लिबरेट नहीं होता, वो डायरेक्टली कंबाइन कर जाता है Zn2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए, जो क्या बनाएगा प्रोडक्ट ZnNH3 होल ट्वाइस Cl2। ड्राई सेल की वोल्टेज जो है वो क्या रहेगी, 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट। लॉन्ग लाइफ सेल नहीं होती ड्राई सेल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक NH4Cl पेस्ट था, ये क्या करता है, कोरोड कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है जिंक के कंटेनर को जब सेल यूज़ में नहीं होता तब भी। दूसरा एग्जाम्पल था मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या है, टाइप ऑफ ड्राई सेल ही है, बस नए टाइप का है जो कि लो करंट डिवाइस में यूज़ होता है, जैसे कि हियरिंग एड्स में, यानी कि जो बहरे होते हैं, डेफ होते हैं, उनके लिए मशीन्स में। जिंक एनोड होती है यहाँ पे, कार्बन की रोड जो है वो कैथोड का काम करेगी। पेस्ट किसका होगा, HgO मरकरिक ऑक्साइड का, और KOH जो है इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा जैसे हमें पता है, तो क्या होगा Zn प्लस 2H नेगेटिव इज इक्वल टू ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगी, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिड्यूस होके क्या बनेगा Hg प्लस 2OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन जब हम देखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, ऊपर नीचे से जो कॉमन नहीं होता वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ क्या होगा Zn प्लस HgO और इज इक्वल टू, जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड में उसमें क्या आएगा, ZnO प्लस Hg रहेगा। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल कितनी होती है, 1.35 वोल्ट की, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, आयंस इन्वॉल्व नहीं करता इसीलिए। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, सेल्स जो रिचार्ज कर सकते हैं बार बार, उनको रिचार्ज करो और दोबारा यूज़ कर लो। लेड स्टोरेज सेल हो गया, निकल कैडमियम सेल हो गया। लेड स्टोरेज सेल क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरी है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। 6 सेल होते हैं इसके अंदर और हर एक सेल 2 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस करे, यानी टोटल वोल्ट कितने हुए यहाँ पे 12। लेड एनोड जो है वो स्पॉन्जी इलेक्ट्रोड के साथ फिल होगा। लेड जो लेड डाइऑक्साइड के साथ फिल्ड अप है वो कैथोड का काम करेगा। इलेक्ट्रोड्स जो है वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, मतलब एक एनोड एक कैथोड। यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। जैसे ही करंट को इंक्रीज़ करोगे सारी कैथोड प्लेट्स जो हैं यहाँ पे क्या होती हैं, ज्वाइन होती हैं टुगेदर, मतलब साथ में लगाते हैं ताकि करंट का आउटपुट जो है वो देते ही इंक्रीज़ हो जाए। डिस्चार्जिंग में क्या रिएक्शन होगी एनोड पे, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू PbSO4 प्लस 2H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी,
Pb plus PbO2 plus 4H positive plus 2SO4 negative is equal to 2 PbSO4 plus 2H2O। तो इस रिएक्शन से क्या पता लग रहा है कि H2SO4 जो है इस रिएक्शन के अंदर यूज़ अप हो रही है, यानी डिस्चार्जिंग में यूज़ अप हो रही है। और कब तक यूज़ अप होगी? जब तक H2SO4 की डेंसिटी जो है वो 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स से कम नहीं हो जाती। जैसे ही इससे कम होगी H2SO4 की डेंसिटी, तो बैटरी क्या है, मतलब चार्जिंग मांग रही है, उसको चार्ज करना पड़ेगा। और चार्जिंग की जो रिएक्शन है वो हमेशा डिस्चार्जिंग के अपोजिट होगी, यानी जो भी एनोड और कैथोड की रिएक्शन है डिस्चार्जिंग में, उसकी एरो जो है तुम उल्टा कर दोगे, तो वहाँ से क्या है, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट हो जाएंगे और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बन जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल था निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। रिचार्जेबल सेल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है लेड स्टोरेज सेल से, लेकिन एक्सपेंसिव भी ज़्यादा रहता है ये। इसके अंदर क्या होगा, कैडमियम जो है वो एनोड का काम करेगा, जो मेटल की ग्रिड है जिसके पास क्या है, निकल ऑक्साइड है, वो कैथोड का काम करेगा। QH यहाँ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। जैसे डिस्चार्जिंग होगी तो रिएक्शन क्या होगी एनोड पे, कैडमियम प्लस 2H नेगेटिव इज इक्वल टू कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या रहेगी, NiO2 निकल डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NiOH होल ट्वाइस निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2H नेगेटिव। तो इस रिएक्शन से क्या पता लग रहा है कि कोई भी गैस जो है यहाँ पे इवोल्व नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, इसको हम सील भी कर सकते हैं, जब गैस रिलीज़ नहीं हो रही तो फटने का डर नहीं है। और जो इसकी वोल्टेज है वो क्या रहेगी, 1.4 वोल्ट। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, मतलब डिवाइस जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी फ्यूल्स को कंबशन, जब जलाओगे फ्यूल्स को तो वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको जब तुम डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोलोगे फ्यूल सेल्स। एग्जाम्पल क्या रहेगा, H2O2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होगी उसको क्या लिखते हो तुम, लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे। इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन होगी उसको राइट हैंड साइड में लिखोगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या लिखते हैं, हम मेटल लिखेंगे, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, कंसंट्रेशन जो है वो लिखेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले कंसंट्रेशन लिखते हैं फिर मेटल लिखते हैं। मेटल और आयन को सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे, और मेटल आयन लिखने के बाद डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। Zn मेटल हो गया, Zn2 पॉजिटिव जो है वो आयन हो गया। तो एनोड के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर दिया, और फिर डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज के लिए लिखी। ऐसे ही कैथोड के लिए रिप्रेजेंटेशन दे दी। कोरोजन, प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल due to attack of atmospheric gases on the surface of the metal resulting into formation of O3 sulfide carbonate। मतलब कि मेटल सरफेस पे एटमॉस्फेरिक गैस जैसे ही अटैक करती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और क्या बना लेता है, रिएक्ट करके ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। आयरन के कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग, और सिल्वर के जो कोरोजन है उसको बोलेंगे टार्निशिंग। तो ये दो जो हैं वो एग्जाम्पल हो गए कोरोजन के। कोरोजन प्रोटेक्शन मेथड्स में क्या हैं, 3 मेथड आते हैं। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन यानी कि एक्टिव मेटल, जब हम आयरन से ज़्यादा एक्टिव मेटल जो होती है उसको लेयर की तरह अप्लाई कर दें आयरन के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से बचाने के लिए, उसको बोलेंगे सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होती है, आयरन जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोजन से वहाँ पे क्या करते हैं, हाईली एक्टिव यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है वो अटैच कर देते हैं, जो कैथोड का काम करेगी, और मेटल जो है वो एनोड का काम करेगी। तो एनोड जो है उस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर हम मैग्नीशियम लेते हैं इसके केस में, तो रस्टिंग से प्रोटेक्ट हो जाता है हमारा आयरन। और लास्ट मेथड क्या है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन।
एंटी रस्ट सॉल्यूशन में ज़्यादातर कौन से सॉल्यूशन यूज़ होंगे? अल्कलाइन फॉस्फेट और अल्कलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन। ये जो है ये क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं जो कि सॉल्यूबल नहीं होती, तो इसके ऊपर जो भी रिएक्शन होगी वो हो जाती है और आयरन जो है वहाँ से कोरोजन से प्रोटेक्ट हो जाता है। एंड नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ completed.